अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत के लिए मारूफ दानिश्वर जनाब ज़फ़र सरेश वाला साहब। इन दिनों मुल्क में कई सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर बहस हो रही है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा इन दिनों तनाज़ुर हो रहे हैं। औरंगाबाद में वायलेंस हो जाता है, उनकी कब्र को तोड़ने की बातचीत की जा रही है। वक्फ़ अमेंडमेंट बिल का मसला ज़ेर बहस है। मुसलमानों का लगातार इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है कि इस बिल को रिजेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया गया है और भी कई सारे मसाइल और इश्यूज हैं, तो उन पर बातचीत करेंगे ज़फ़र सरेशवाला साहब से। ज़फ़र सरेशवाला साहब की बीजेपी में या इस तरह की तंजीमों में अच्छी खासी क़ुर्बत है, खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के काफ़ी करीब माने जाते हैं। ज़फ़र सरेशवाला साहब की एक अलग राय होती है। तो ज़फ़र सरेशवाला साहब, कई सारे मुद्दों पर आप लगातार बोलते हैं, आपकी एक अलग राय भी होती है। इन दोनों मुल्क में कई सारे मुद्दे सरगर्म हैं। शुरुआत करते हैं औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मसले को लेकर के। 300 साल के बाद अ, उनके खिलाफ इस तरह का एजेंडा चलाना, उनकी कब्र को तोड़ने की बात करना और ये कहना कि उनकी कब्र को तोड़ देने के बाद गुलामी की जो अलामत है वो ख़त्म हो जाएगी। उनके खिलाफ फ़िल्में बनाई जा रही है, मुल्क के माहौल ख़राब हो रहे हैं। तो ये सब क्या ज़रूरत थी बीजेपी को करने की, सरकार को कराने की? आवाज आ रही? जी, आ रहे हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मेरी राय मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि मेरी राय वो है जो सीरत के अंदर है। ये जो आपने हालात बताए अभी, जो जी, औरंगजेब का जो चल रहा है पूरा अभी मुल्क में, देखिए ये कोई आज की बात नहीं है। ये औरंगजेब तो आज आया है। मैं तो मेरी परवरिश हुई है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद एक ऐसा शहर है, गुजरात खासतौर से, और उसमें अहमदाबाद, जो फसादात का मरकज रहा है। यानी हम तो बड़े हुए हैं ये फसादात देखकर। जो अभी आप देख रहे हो जो हो रहा है, फसादात के साए में आपकी परवरिश और पर्दाफ़्त हुई है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि 1969 में, जब मेरी मुश्किल से 6 साल की उम्र भी नहीं थी, अभी तक मुझे धुंधला याद है, यानी हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी के बाद सबसे भयानक और ख़तरनाक जो फसाद हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ था 69 में। और उसमें 5,000 से ज़्यादा मुसलमान हलाक हुए थे सिर्फ अहमदाबाद शहर में। अच्छा, हम लोग जो हैं, हमारा ख़ानदान हमेशा जितने राइट, ये तो एक 69 में हुआ, उसके बाद कुछ साल तक खामोशी रही, फिर 85, 87, और 85 में हुआ, 87 में हुआ, और बीच में होते रहते थे। फिर 90 में हुआ, 92 में हुआ, 2002 में हुआ, और हमने 200 दिन के कर्फ्यू देखे हैं। 200 दिन। 2 मरतबा तो हमने अपनी स्कूल के अंदर मास प्रमोशन देखा है। यानी 4-4 महीने स्कूलें बंद होती थी तो 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों को मास प्रमोशन हो जाता था। ये सब देखा है। और ये जो अभी दिख रहा है, जो नफरत और ये जो सारा, बिल्कुल ऐसा ही था हमेशा। फर्क इतना है कि उस जमाने में ये सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर लगते थे नफरत के। ये सारी चीजें जो अभी हो रही हैं कि आपको उश्केराया जाएगा, है ना, इश्तियाल अंगेज बातें की जाएगी, वो चले जाएंगे साइड पे, आप आ जाओगे सामने, गोलियों के शिकार आप होगे, गिरफ्तारी आपकी होगी। ये सब तबरेज भाई हमने देखा है। और हमारा, मेरा खानदान हमेशा लुटा है। 69 के जो फसाद हुए थे उसमें हमारी फैक्ट्री पूरी लुट गई थी, जल गई थी। 85 में हम लुट गए थे, 87 में लुट गए थे हम, 90 में लुट गए थे, 92 में लुट गए थे, और 2002 में भी लुट गए थे। और मैं अकेला नहीं, ऐसे हजारों मुसलमान हैं जिनके कारोबार आग जनी, यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जमीन दोस्त हो गए। लेकिन मुझे याद है अभी तक जी, 2002 में जो हुआ था, जो हमारे सबके सामने है। जी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा जब कहते थे कि भाई देखो ठीक है, एक लाइन बनाओ, होता है ना जो हुआ है, और यूं समझो कि ये क्या ये हो सकता है कि अल्लाह की मईशत के बगैर हुआ, ये जो भी हुआ है अल्लाह के हुक्म से हुआ है। बोले जहां से हुआ है अब निगाह भी उसकी तरफ लगाओ, बिल्कुल। वही खुदा करेगा।
छोड़ दो किसी से, हमें किसी से कुछ नहीं लेना। और ये अहमदाबाद में और गुजरात में मुसलमानों ने इसको देखा है बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको वही इसका मैं जवाब देता हूं। इसमें 2002 का जो हुआ बहुत ही जी भयानक हुआ, सब हमारे सबके सामने है। तबरेज भाई, सिर्फ अहमदाबाद शहर में 1000 से ज्यादा मुसलमान कारोबार जमीन दोस्त हो गए थे, राख हो गए थे। सिर्फ ये अहमदाबाद शहर की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त मुसलमानों ने तय किया कि भाई अब हमको क्या करना है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खानदान हमेशा लूटा, और हर वक्त जो रेफ्यूजी कैंप जो होती थी वो भी मेरे खानदान से चलती थी। अल्लाह का एहसान है। हम लोग 69 में हमारे दादा और चचा चलाते थे, फिर 85 में हम थोड़े बड़े हो गए थे तो मैं अपने चचा के साथ हम लोग चलाते थे। जमीयतुल उलमा के साथ हमेशा रेफ्यूजी कैंप होती थी, फिर मुसलमानों को वापस खड़ा करना, उनको फिर से कारोबार में, या जो गरीब हैं बेचारे उनको मशीन देकर या छोटा मोटा ठेला देकर उनको कैसे वापस तैयार करना, मकान अगर मुनहदिम हो गए उन मकानों को पैसे कैसे ठीक करना, ये काम हमेशा से किया, 2002 में भी किया। उस वक्त मुसलमानों ने बहुत संजीदगी से एक बात तय की जी कि अब हमें क्या करना है। मुसलमानों ने यह तय किया गुजरात में, ये अहमदाबाद में, और इसी को एक्स्ट्रापोलेट हुआ यही बात राजकोट में भी, यही बड़ौदा में, यही सूरत में, भरूच में, इस तरह से एक तय किया कि भाई हमें अब कुछ नहीं करना है, हमको अब कौम को तैयार करना है, हमको कौम को तैयार करना है। हालात आएंगे, जो कहते हैं ना, आपने जो बताया ये सब हैं, ये होंगे, आगे भी ऐसा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई मुझे वहां जाना है, कांटेदार दरख्त हैं, अपने दामन को बचाते हुए मुझे कैसे जाना है। मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो कौम को अब जफर सरेश वाला सुनिए, साहब ने कहा कि हमें कौम मैं को मैं मैं तैयार बताना करना चाहता है। हूं कि कहां से शुरू करें। बिल्कुल, जी, कहां से शुरू करें। हाँ, मसले बहुत हैं, एक नहीं है, लाइन है, लेकिन नहीं तो अक्लमंदी ये कौम है कि को भाई किस लिए पहला तैयार करना है? कौम को तैयार करना है किस लिए? एजेंडा क्या होना चाहिए? एजेंडा, जब हाँ, कौम एजेंडा, एजेंडा ये होना चाहिए। जब मैंने देखा और हमने ये मेरे जहन में आया, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा, जैसे आपने कहा कि मेरा वजीर आजम साहब से भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, हुकूमत के सारे, और ये बाय डिफॉल्ट हुआ 2002 के बाद। उस वक्त ये एक बात आई हमारे जहन में जी, कि हम तालीम से नाआशना हो गए, यानी हम, तो उस वक्त लगा क्या क्या करें। तो तब एक बात तय की कि सब बात छोड़ दो, अभी हम कौम को सबसे पहले तो तालीम याफ्ता बनाएं बस। और कौन सी? हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो यही जो ये कहां से हुआ, जो रेफ्यूजी कैंप थी वो हम भी चलाते थे। मौलाना गुलाम मस्तानवी जो हमारे बड़े अकाबरीन में से हैं, उनके मातहत में ये चलता था, गुजरात सार्वजनिक के नाम से। उसमें रेफ्यूजी कैंप हुई, फिर बाद में जो लोगों के मकान जो खत्म हो गए थे रीबिल्ड हुए। उस वक्त अहमदाबाद शहर में 1650 मकान रीबिल्ड किए मुसलमानों ने। उसमें बाहर के लोगों का भी बड़ा ताउन था, जैसे मसलन जमीयतुल उलमा हिंद का एक बड़ा रोल था उसमें, इमारत शरिया का रोल था, फिर जमात इस्लामी वालों का रोल था, एक्शन एड का रोल था, और ऐसे हमारे जैसे भी कुछ लोग थे। 150 मकान हम लोगों ने भी बना के दिए कि भाई ठीक है, सब छोड़ो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हुकूमत अगर कुछ देती है ठीक है, फबिया, नहीं देती हमें नहीं चाहिए। हम अपने बलबूते पे और अल्लाह के नाम पे हम खड़ा करेंगे अपनी कौम को। हमने सबसे पहले ये शुरू किया कि भाई क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2002 तक आप सोचिए, ये गुजरात की बात है, यानी जो बहुत ही डेवलप्ड स्टेट गिना जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि 2002 के फसाद तक अहमदाबाद शहर में 2 मुस्लिम रन स्कूलें थी सिर्फ। एक रिपब्लिक जो 1947 में महात्मा गांधी ने बनाई थी, और एक अंजुमन इस्लाम जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने अबाउट 100 साल पहले कायम की थी। उसके अलावा कोई मुसलमानों की स्कूल नहीं थी,
कॉलेज का तो पूछना ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत सूरत में एक आध दो कोई थी या बड़ौदा में, बाकी अहमदाबाद जैसा शहर ये दो थी। हॉस्पिटल, एक अल अमीन जो आप जानते होंगे, जो पुराने जी। बेंगलोर वाले, उन्होंने एक हॉस्पिटल कायम की थी 85 में। उसके अलावा मुसलमानों की कोई हॉस्पिटल भी नहीं थी। हमने तय किया कि ये जो गुजरात सार्वजनिक जो रेफ्यूजी का काम करते थे और जो मकान बनाने का काम करते थे, तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें, क्योंकि अब एक इदारा तो बन गया है, भाई हम पहले स्कूल कायम करें। और हमने कहा कि बड़े ख्वाब नहीं देखने, हम प्राइमरी स्कूल से शुरू करें। प्राइमरी स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राइमरी स्कूल गुजरात सार्वजनिक वालों ने शुरू की। उसके बाद होता गया, हम लोग आए, फिर हमने 2 लड़कियों की स्कूल जो बहुत ही गरीब बस्ती में थी, अहमदाबाद का बहुत ही डिलैपिडेटेड एरिया में, एक शाहपुर बाई सेंटर कहते हैं और एक जुहापुरा में, वहां कोई किसी जमाने में किसी ने कायम की थी जो नहीं चला सकते थे, तो हमारे हाथ में, हमने कहा चलो मैं ले लेता हूं, हम लोग लेते हैं। तो बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कोई बोलते हैं ना, आप यूं समझो कि कोई बहुत बड़ा इदारा होगा, जमीन होगी और हम करेंगे, नहीं भाई, मैं तो अपने घर से कैसे शुरू कर सकता हूं। तो वो जब स्कूल मिली तो वो इतना गरीब इलाका था कि वहां पर 100 रुपए की फी देने की गुंजाइश ये बेचारी बच्चियों की नहीं थी। लड़कियों की स्कूल थी, 850 बच्चियां पढ़ती थी उसमें। हमने अपने घर की औरतों को जमा किया, मैंने मेरी अहलिया को, हमारी बहन को, और हम लोग जो हैं, हमारा जो खानदान है और जो हम लोग, जो हमारी बिरादरी है, वो पहले से हमारे यहाँ औरतों में भी तालीम है। यानी हमारी आसपास के अंदर मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इंग्लिश में, साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ, पीएचडी करने वाली औरतें बहुत सारी थी। तो मैंने उन औरतों को जमा किया और सबसे यूं कहा, क्योंकि हम तबलीगी हैं, सबसे वक्त मांगने की आदत है हमको, कि भाई सब बात छोड़ो। इसलिए है ना, हमारे यहाँ तकाजा नहीं रहा। इसलिए आजकल क्या होता है, तकरीरें करके हम चले जाते हैं। तबलीग वालों की जो सबसे बड़ी बात जो है ना, वो बयान करके वो छोड़ते नहीं है कि भाई ठीक है, ये सब सुना, का अब फ्लॉप क्या लेते हैं। देते हो। तो मैंने भी वही अपनाया अपनी सारी मस्तूरात को, कि भाई आप वक्त कितना दे सकते हो। तो किसी ने कहा हम 3 घंटे दे सकते हैं, किसी ने कहा 4 घंटे दे सकते हैं, किसी ने कहा 5 घंटे। वो खवातीन अहमदाबाद की, उन्होंने ये स्कूल को फिर शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक और स्कूल हुई। आज धीमे और लोग खड़े हुए, इससे कि एक हुआ, 2 हुए, मुदर आज साहब, आप ये नहीं सारी चीज मानेंगे। बात अपनी जगह है। स्कूल का आपने सिलसिला शुरू किया, नहीं नहीं, ये एजुकेशन ना, हम मैं आगे मैं बढ़ाया। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको कहीं से ये शुरू करना पड़ेगा। आज एजुकेशन अहमदाबाद तो शहर ठीक है, में, एजुकेशन पे काम हो रहा है, स्कूल नए खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी भी तो खोलने नहीं दी जा रही है ना। आपने कहा कि मुसलमानों की स्कूल खोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। मुझे किसी और मौजू पर बात करनी थी, लेकिन फिलहाल इसी पर एक सवाल आपसे ले लेते हैं। अब देखिए, मेघालय में यूनिवर्सिटी बनाई महबूबुल हक साहब ने, उनको जेल भेज दिया गया। सहारनपुर में यूनिवर्सिटी बनाई इकबाल साहब ने, उनको जेल भेज दिया गया, उनकी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन। आजम खान साहब ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, उनकी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई, एक्शन। तो एजुकेशन के मैदान में भी कहाँ मुसलमानों को काम करने दिया जा रहा है। देखिए, नहीं, मैं महबूबुल हक साहब से बड़ा ताल्लुक है मेरा। मैं सबसे पहले 2014 में गया था वहां, हमने उनके वहां प्रोग्राम भी किया था तालीम और तरबियत का। उनके मसले को लेकर मैं आया था उस जमाने में मिनिस्टरों के पास। और ये आप जो कह रहे हो ना, ये मसले सब हैं, हमारे साथ भी हुए अहमदाबाद में, सारे मसले हुए, लेकिन उसको टैक्टफुली तय करके आना चाहिए हमको। इसलिए कि देखिए, बहुत सारे मसले जो होते हैं ना, वो सियासी होते हैं। सियासी मसलों को आपको सियासत से ही तय करना पड़ेगा। नहीं, जैसे सवाल महबूब तो अल हक साहब यही का, है ऊपर साहब के, हर सुनिए मसले सुनिए, को सियासी बना दिया जा रहा है। नहीं नहीं, तारीख का तो मसला है, अब मैं आपको एजुकेशन बोल का रहा हूं, मसला है, एवरीथिंग इज मैं पॉलिटिकल। मैंने महबूब अल हक साहब से, मैं पिछले साल गया था। जी। पिछले साल गालिबन नवंबर में मैं वहीं था, 2024 में नवंबर में मैं गुवाहाटी गया था। हालांकि मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक महबूब अल हक साहब से, उस वक्त इनके मसले चल रहे थे, तब से बहुत टाइम से चल रहा था। तो मैंने महबूब उल हक साहब से फोन किया, मैंने कहा भाई मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो वो मुझे मिले ही नहीं। और मैं उनको कुछ कहना चाहता था कि देखिए, जो हम इदारे चलाने वाले लोग हैं, जो हम इदारे चलाते हैं, उनको है ना ये सब चीजों से बहुत दूर रहना पड़ेगा। किसी भी सियासी, मुझे मालूम है उनका मसला पूरा, और वो मसला सियासी है।
और 2 मिनट में हल हो सकता है। मैं गया था, मैंने फोन किए, मैंने अपने साथी को भेजा, जबकि मैं वो हूं कि जो 3 बार गया हूं उनके वहां, लेकिन वो मुझसे मिलने से गुरेज करते थे, नहीं मिले मुझे, मैं रहा वहां उनकी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब में। तो ये सब होगा जो आप कह रहे हो ना, ये सब होगा, हमको टैक्टफुली अपना करना पड़ेगा। जैसे मैं बंबई में हूं, बंबई में अंजुमन इस्लाम है 110 इदारे चलाते महाराष्ट्र में, है ना, वो स्कूल चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, टॉप कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो बोलते हैं ना वो चलती है, लॉ कॉलेज है उनकी, यतीम खाने हैं, ये केटरिंग की कॉलेज है, मैनेजमेंट की कॉलेज है, सब कुछ है। तो हम करते हैं बिल्कुल। तो जो बोलते हैं ना, टैक्ट भी बहुत जरूरी है। टैक्टफुली हमने ये मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो 2 स्कूलें थी, आज अहमदाबाद शहर में तबरेज भाई 79 मुस्लिम रन स्कूल हैं। बहुत सारे मसले, जैसे गवर्नमेंट में जाते थे, जैसे हमने एक नर्सिंग कॉलेज कायम किए हमारे साथियों ने, तो उनकी अप्रूवल नहीं मिलती थी, जो होता है। हम गए, बार बार गए, अपना रास्ता निकाला, बोलते ना, मैंने क्या कहा कि ये सब है कांटेदार दरख्त हैं, हमको वहां जाना है, तो हमको बिल्कुल, टैक्टफुली करना पड़ेगा। एक्चुअली करना है, एजुकेशन में जाना है, इंस्टीट्यूशन कायम करने हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ अगर सवाल हमारी आइडेंटिटी पर होगा, तारीख से छेड़छाड़ की जाएगी, किसने क्या किया, उसका बदला, इंतकाम आज की जनरेशन से, आज के मुसलमानों से लिया जाएगा। ये कौन सा दस्तूर है, कौन सा आइन है, कौन सा इंसाफ है? औरंगजेब, आलमगीर या मुगल एम्पायर जो थी, उनका अपना हुकूमत का अंदाज था, उस वक्त का अलग हिंदुस्तान था। अब आज के भारत के मुसलमानों को कहा जाए कि इनकी वजह से औरंगजेब ने सब कुछ किया, मुगलों ने किया, और इन पर अटैक किया जाए, इनसे बदला लिया जाए, इनके खिलाफ साजिशें की जाए। देखो ये सब होगा, इसको मैं कहता हूं प्रोवोकेशन है। ये छेड़ेंगे आपको, कभी आपको लिंचिंग के नाम पे छेड़ेंगे, कभी आपको औरंगजेब के नाम पे छेड़ेंगे, कभी मुगलों के नाम पे ये छेड़ेंगे। हम छिड़े नहीं। जिसको कहते हैं ना, घोड़े के चश्मे पहन के मुझे जाना है यहां पर, ये हमारे यहां भी होता था। मतलब आप हमारे ये यहां कहना मैं चाह आपको रहे हैं बता कि रहा हूं, वो जी। नहीं ये देखिए, कौम को तैयार करना पड़ेगा। मैं मसलन बता रहा हूं आपको, हुँ, ये जो आपके यहाँ जो जुलूस निकलते हैं ना, हमारे यहाँ जो फसाद होते थे ना गुजरात में, अहमदाबाद में, सारे फसाद रथ यात्रा की वजह से होते थे। यानी हम तो किसी अभी भी जमाने उसी में वजह से होता है। रथ यात्रा को यूं समझते थे ये कयामत कल। मुझे अभी तक याद है, हमारे दादा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ 87 88 में, तो उन बस वो 2 दिन के बाद रथ यात्रा होने वाली थी, हम हॉस्पिटल लेके गए थे और कहते थे भाई देखो रथ यात्रा है कल, जरा ये ना पता नहीं कयामत होने वाली है। ये होता था। सारे फसाद जो मैंने गिना है 69 85 87 90 92 2002, 2 चीजों को लेकर होते थे, एक रथ यात्रा और एक गाय। ये 2 को लेकर शुरू होता था इनसे। और फिर जो आपने कहा ना, शुरू यहां से होता है, फिर कहां तक पहुंचता है। हमने क्या किया देखिए, उसका इलाज 2002 से अब तक कोई फसाद नहीं हुआ है। दो ये रथ यात्रा जो है, ये जो जगन्नाथ का जो मंदिर है अहमदाबाद शहर में, वो मुस्लिम इलाके में है। 2003 4 5 की बात है मेरे ख्याल से, 5 में हम हमारे जो साथी जमा हुए और हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम इस्तकबाल करें इस रथ यात्रा का, जो शुरू होती है जमालपुर एरिया से। अब यानी यूं समझो कि जुमा मस्जिद के एरिया से शुरू होती है रथ यात्रा। ऐसा ऐसा गीच मुस्लिम एरिया है जमालपुर। तो हमने जाके मान साहब से मिले तो बहुत खुश हो गए। तो उस साल हमने सबसे पहले जो हार पहनाते ना, जो गुलदस्ते का पूरा, वो जी। मुसलमानों ने शुरू किया। और वो जिस जिस इलाके से जाती है, वहां पर मुसलमान पानी के परब लगते थे और ग्लास लेके चढ़ते थे। यही लोग जब रथ यात्रा गुजरती थी, तो किसी मस्जिद के पास, यही होता है ना, यहां से शुरू होता है कि मस्जिद के पास खड़े रह के गाने बजाना, नाचना, बिल्कुल। ये हो गया। ये उसके बाद जब से ये मुसलमानों ने इनका इस्तकबाल शुरू किया, इनसे मोहब्बत का जो एक हमने अपना पहला कदम जो उठाया, उसके बाद ये हो गया कि महंत साहब का ऑर्डर होता था कि जब मस्जिद के पास से गुजरो, उससे 10 मिनट के पहले अपने रेडियो बंद कर दो। लेकिन अब सुनिए, देश वाला साहब, गुजरात में तो ठीक है, ये हो गया, लेकिन ये मुल्क करना ही के नहीं, मुझे करना लगातार पड़ेगा मुद्दों से पास जा कंटिन्यूसली। रहे हैं।
देश में 20 लाख मंदिर मौजूद है, लेकिन होली पर इनका जुलूस निकलता है, शिवरात्रि पर इनका जुलूस निकलता है, दीपावली पर जुलूस निकलता है। तमाम मौका पर अपने जुलूस को लेकर ये मंदिरों के सामने से नहीं गुजरते, मस्जिद के पास से गुजरते हैं, वहां हुड़दंग करते हैं, हंगामा मचाते हैं, और गुजरात में भी हो रहा है। आपने हो रहा है। मिसाल दी, हो सकता है किसी एक इलाका में ऐसा हो। लगातार गुजरात से भी खबरें आती है कि वहां भी अपना जुलूस नहीं, मस्जिद के मैं पास ये से नहीं लेकर कहता कि बिल्कुल निकालते हैं, नहीं हो रहा। हंगामा करते हैं, आतंक मचाते हैं। मैं मैं ये कहता हूं कि हाँ, हमको इन्हें कम तो करना पड़ेगा, लेकिन वही है, ये रहेगा। एक मिनट देखिए, जुलूस तो वो निकालते हैं, निकालने दो ना मस्जिद के बाद। हमको अपने आप को बना, भाई ये है, इस तरह हो रहा है, तो क्या करोगे आप? उलझोगे तो क्या होगा, देख लो आप क्या हुआ। आप देखो ना मतलब क्या संभल चाह में। रहे हैं कि वो मुसलमानों को मारे, चाहते हैं पथराव हमको करे, करना पड़ेगा। मस्जिद को वो लकड़ी ला करके तोड़े, जैसे किला को फतह किया था अभी रत्नागिरी में हुआ, मुसलमानों पर रंग डाले, मस्जिद पर अटैक करने लगे और मुसलमान चुपचाप खड़े रहे, पिटाई खाते रहे, उनसे बोले आओ तुम मारो, मेरा कत्ल करो, नहीं पत्थर नहीं, यूं बरसाओ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, झूठ है ना, मैं ये ये भी नहीं तो कह नहीं रहा, करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। क्या करोगे आप देख लो ने, आप देख लो अभी संभल में क्या हुआ। मारे गए 7 मुसलमान, जी। गिरफ्तार 70 हमारे, 1000 से लोग गायब हैं अभी घरों से। हासिल क्या हुआ? उसके बाद आप देख लो महू, 70-80 मुसलमान गिरफ्तार। अभी आप बहुत दूर मत जाओ, नागपुर में 50 अंदर हैं, 120 के ऊपर FIR है। ये होगा, ये सब होता था। तो आपको कोई तो रास्ता, हमको कौम के, भाई ये है, ये खतरनाक है, कुआं है, यहां गिर जाएंगे, ये होगा। अच्छा, वो तो हमारे कब्जे में नहीं है, वो तो हमारे कब्जे में नहीं है, तो कम से कम हम वो करें जो हम कर सकते हैं। तो हमको करना पड़ेगा। तबरेज साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ होगा, हमको अपनी कौम को तैयार करना पड़ेगा, और हमको अपनी प्रायोरिटी बदल देनी पड़ेगी कि कौम को देखिए। ये सब कुछ हमारे यहां भी होता था, जो आपने कहा ना, अभी भी हो रहा है। गुजरात में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन जो होता था उसका 90% कम हो गया, 10% अभी भी हो रहा है, होगा। लेकिन हमने क्या किया कि मुसलमानों ने अपना कॉन्सेंट्रेशन ये जो किया ना, तो उसका नतीजा आज देख रहे हैं हम। ये फौरन नतीजा नहीं आया, 2002 के बाद ये शुरू किया, तो आज 22 साल 23 साल के बाद उसके नतीजे दिख रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने ये तय किया कि भाई हम ये 3 काम करेंगे। एक, स्कूलें कायम करेंगे, तालीम, अपने कारोबारों को खड़ा करना है वापस। दूसरा, एंटरप्रेन्योर बनना है। आपको मैं कहूं, मैं बिला उसके कह सकता हूं कि वो जो 1000 से ज्यादा जो कारोबार खत्म हो गए थे ना, जमीन के अंदर उतर गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज 20 साल के बाद वो मल्टीप्लाई बाय 20 हो गए। कोई भी 10 गुना से कम तो नहीं है, और उसमें कम से कम 15 से 20 हजार मुसलमान काम करते हैं। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन आज अहमदाबाद के अंदर कम से कम 150 मुस्लिम स्टार्टअप हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। तो हमने ये तय किया कि भाई छोड़ो। और दूसरा, तालीम से, हम तालीम की बुनियाद पे काबिलियत अंदर कायम करें। और देखो, ये भी बात, ये हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में हमको कहते थे, जब जब RSS भी नहीं थी, BJP भी नहीं थी, कहते थे कि देखो मियाँ, अगर तुमको जिंदगी में यहाँ अगर अपना मकाम बनाना है, तो आपको 120 मार्क लाने पड़ेंगे। यानी 100 में से 100 से आपका काम नहीं चलेगा, आपको 120 लाने पड़ेंगे, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। और मैं आपको ये बात एक और कहना चाहता हूं कि हम तालीम और तरबियत का प्रोग्राम कर रहे थे रांची में, जब BJP की हुकूमत थी वहां पर, और तालीम और तरबियत का प्रोग्राम हो रहा था, और उसी दिन खबर आई अखबार में कि अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया वो कहीं जा रहे थे, और उनका जहाज जो हेलीकॉप्टर था वो बिगड़ गया, तो उनको रात रुकना पड़ा। तो मेरे साथ स्टेज पे BJP के जो चीफ मिनिस्टर हैं रघुवीर दास, वो भी थे, और उनके एक मिनिस्टर भी था, और मजमा मुसलमानों का था। तो मेरे उस वक्त ही बात निकल गई, मैंने कहा बताओ, एक बात बताओ कि अभी खबर आई है कि ये इनका हेलीकॉप्टर बिगड़ गया है ना, और ये जी। इनको रुक जाना पड़ा। अब ये बताओ कि 2 इंजीनियर अवेलेबल हैं, एक अब्दुल रहमान साहब हैं जिन्होंने 5000 जहाज रिपेयर किए हैं, और एक है गंगाराम जिन्होंने 10 जहाज रिपेयर किए हैं। ईमानदारी से बताओ कि ये सिंघल साहब और प्रवीण तोगड़िया अपना जहाज किससे रिपेयर करवाएंगे? तो अगर तुम तालीम की बुनियाद पे काबिलियत पैदा करो, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ, ये दुनिया आपके घरों पे झुक के आएगी।
तबरेज साहब, याद रखना एक बात, चोर होता है ना चोर, वो भी चाहता है कि उसके घर में जो काम करने वाला हो ना ईमानदार हो। तो काबिलियत तालीम की बुनियाद पे ईमानदारी और अमानतदारी, ये ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है ना, जिस कौम के पास ये आ गया, दुनिया के लोग आपके घरों पे लाइन लगाएंगे। मैं तो हम ये अहमदाबाद में होता था। ये आपको एक मिसाल देना चाहता हूं मैं। जी अभी 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 तो ये ट्विटर पे ना, मुसलमानों से ये मत लो, मुसलमानों से फल है ना, वो जो बैंक जी, का और वो जो, बाइकआउट की जो एक अपील चल रही हाँ, है। हमारे अहमदाबाद शहर में बड़े पोस्टर उस जमाने में पोस्टर लगते थे, और कि ये इधर से कपड़ा मत खरीदो, ये नहीं, ये दुकान में से ये नहीं। वहां दो चीजों में मुसलमानों का नुमाया रोल था, एक लेडीज गारमेंट और एक चाय की दुकान। चाय की दुकान आप जानते होंगे, चीलिया बिरादरी जो है, जी, जो, हाँ, गुजरात की जो गुजरात पालनपुर की, में वहाँ रहते हैं वो। हाँ, तो चीलिया बिरादरी बंबई में किसी जमाने में टैक्सी में थे, फिर होटलों में, रेस्टोरेंट में, और अब बहुत बड़े उनके कारोबार हो गए, और एक चाय का कारोबार। और इसी तरह औरतों के कपड़े में एक मंसूरी बिरादरी है हमारे अहमदाबाद में। तो एक ढालगरवाड़ इलाका है जहां कम से कम 1000 मुसलमानों की औरतों के कपड़ों की दुकान है, और उनके ग्राहक जो हैं 99% हिंदू औरतें हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगते थे कि ढालगर वार्ड से कपड़ा नहीं खरीदने का, ये मुल्ला जी की चाय नहीं लेने की। लेकिन जैसे कर्फ्यू खत्म होता था ना, तो मुल्ला जी की चाय की दुकान पे लाइन लगती थी, क्योंकि मालूम है कि यहां चाय ही मिलेगी, चाय के साथ लोहा मिक्स नहीं होगा, यहां पर मिलावट नहीं होगी। अब है कोई माई का लाल, जाए ले दूसरी जगह से जाके चाय। और जैसे कर्फ्यू खत्म होता था, हिंदू औरतों की ऐसी भीड़ लगती थी ढालगर वार्ड में कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और क्यों? कि ढालगर वार्ड के अंदर दुकानों में बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे, जैसे हमारे यहाँ पोस्टर लगे होते हैं ना, कि बेचा हुआ माल वापस लेने में नहीं आएगा, और बेचा हुआ माल बदल भी नहीं दिया जाएगा। वहां ढालगर वार्ड की दुकानों में पोस्टर लगे होते थे, ये मैं बात कर रहा हूं 30-35 साल पुरानी, कि बेचा हुआ माल वापस भी लेने में आएगा और बदल भी दिया जाएगा। जबकि आपको मालूम है ना, कपड़े में एक बार आपने ताके में से काट दिया तो वापस बिल्कुल, नहीं लेता, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन ये ले लेते थे। और सारे वो तबलीगी होते थे, जो जो दाढ़ी टोपी, और ये औरत आती थी, वो कभी अपनी निगाह उठाकर देखता नहीं था। तो वो हिंदू औरत समझती थी कि ढालगर वार्ड से ज्यादा तो मैं अपने घर में भी महफूज नहीं हूं, तो वो लाइन लगा के आती थी, और एक उसमें इनकी ऐसी के तैसी इनके पोस्टर की हो जाती थी। तो ये नुमाया बनना पड़ेगा मुसलमान को। जिस दिन ये बना ना, और भाई आप देखो ना, दुनिया में दीन फैला कैसे, भाई इस्लाम फैला कैसे, इंसानों ने, लोगों ने उनकी जिंदगियों को देखा, तो बिल्कुल, हमें वो ज़फ़र साहब, ये जिंदगी बात नमूने तो वाली सच्चाई लानी है। पड़ेगी। इस्लाम अखलाक के ज़रिए फैला है, किरदार के ज़रिए फैला है, कैरेक्टर के ज़रिए फैला है, ना कि तलवार से, हथियार से। इंडिया में लगातार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, टीवी चैनल के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। और मतलब 10 साल पहले तक मुसलमानों के ताल्लुक से जो इमेज थी कि मुसलमान अच्छे होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, अमानत में ख़यानत नहीं करते हैं, गलत नज़र नहीं डालते, उसको बदला जा रहा है। फेक न्यूज़ के ज़रिए, फर्जी वीडियोज़ बना करके, फर्जी स्क्रिप्ट के ज़रिए। तो ये जो माहौल को चेंज किया जा रहा है ताकि भाईचारा खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत बढ़ जाए, तो इसको खत्म कैसे किया जाएगा? और इसके पीछे स्टेट बाज़ाब्ता शामिल है। देखिए, मैं अभी 2 मिसालें देता हूं, हाँ 1 जी, सेकंड में खत्म हो गया। मैं बंबई आया 2005 में, ठीक है। आपको ताज्जुब होगा, मैं जब इंग्लैंड से आया बंबई में, और मैं रहता हूं बैंड्रा में, यानी जो, एक तो बंबई मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन, और बैंड्रा बैंडस्टैंड उसमें भी मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। जब मैं जी, आया तो मैंने कहा भाई, शुरू में मैं, बच्चों की स्कूल वगैरह यहाँ थी, तो मैं अभी पहले पैर रखने की जगह मिल जाए। तो मैंने जब एजेंट को बात की, तो उसने वहीं मुझे कहा, अरे ये बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग, हाँ, यानी यहाँ मुसलमान नॉट अलाउड, यहाँ, यानी ये पहले से था कि यहाँ मुसलमान, आप नहीं मानेंगे। एक बिल्डिंग में उसने कहा ठीक है, हो गया। तो मैंने तय कर लिया और सब हो गया, और मैंने फैमिली को बुला लिया। जब मैं सामान लेके उस बिल्डिंग में जाने लगा, तो वो जो मकान मालिक था, उसने कहा, अरे अरे माफ करना सरेश वाला साहब, आप सरेश वाला मतलब मैं तो समझा पारसी हो, आप तो यार मुसलमान हो, यहाँ मुसलमान, आप सोचिए मैं सामान लेके आया हूँ। ठीक ये है, नहीं कुछ आपके बोला साथ नहीं, हुआ ये चलो ठीक, मामला? ये मेरे साथ।
2005 में? 2005 में। उसके बाद अब एक, मैं तो तो दो फिर तीन दिन उन्होंने होटल में कैंसिल रहा। कर दिया? हाँ, उसने कहा कि नहीं भाई माफ करना। मैं सरेश, उसने ये कहा मुझे, पहले मैं समझा सरेश वाला यानी पारसी हो आप। एनीवे, क्योंकि मेरी मुसलमान। अहलिया हिजाब में थी, बच्ची स्काफ में थी। बहरहाल मैं कुछ बोला नहीं। उसके बाद एक बिल्डिंग वालों ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम आपका इंटरव्यू लेंगे। मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने। उस जमाने में मैं टीवी पे आता था, ये फाइनेंशियल उसमें, क्योंकि मेरा एक फील्ड है स्टॉक मार्केट और उसकी, तो मैं आता था, वो देख के, हाँ बोले आपको सीएनबीसी में और सीएनबीसी आवाज में मैं बहुत आता था उस जमाने में। तो मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे पास किया। सुनिए, अब मैं वहां रहा। अच्छा, जब ये हो रहा था मेरे साथ, तो उस वक्त आपको अगर याद हो, इमरान हाशमी जो एक्टर है, महेश भट्ट के जो भांजे, उनको भी मकान नहीं मिल रहा था यहाँ। तो भट्ट साहब, महेश भट्ट हमारे बड़े अजीज थे। तो मैंने कहा भट्ट साहब कसूर हमारा है। मैंने कहा हमने वो दीन जो पड़ोसी वाला है, इस बेचारे को नहीं पता। और मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने यूं फरमाया कि वो हम में से नहीं जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से लोग महफूज न रहे। एक जगह आपने यूं फरमाया कि मुसलमान का पड़ोसी भूखा नहीं सो सकता। मैंने कहा भट्ट साहब, अगर इसको मालूम होता ना, इस बेचारे को, कि मुसलमान का पड़ोसी भूखा नहीं सो सकता, तो ये हमारे पड़ोस में रहने के लिए प्रीमियम देता कि यार मुसलमान के पड़ोस में रहेंगे तो कम से कम भूखा तो नहीं रहूंगा मैं। एनीवे, मैं वो बिल्डिंग में गया। उसमें वो 14 मंजिला बिल्डिंग थी, 28 अपार्टमेंट थे। मैं अकेला मुसलमान था। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा एक है कि भाई पड़ोसी में भेजना, वो जो हमारे एक मिजाज में है। एक तो कल्चर के मैंने जब अनुसार। पहली बार अपने पड़ोसी के वहां भेजा ना, तो वो हैरान हो गए कि है, ये ना बंबई के माहौल में कि कोई किसी को पूछता नहीं है यार, ये कोई मतलब ये ना बगैर मतलब के, बिल्कुल, वो तो एक पहले सब बिल्डिंग में 10 लोग रह रहे हैं, ऊपर कौन है नीचे कौन है कुछ भी मालूम ही पता नहीं नहीं है। चलता। तो हमने वो शुरू किया। पड़ोस में भी भेजते थे, इधर भी भेजते थे, ऊपर भी भेजते थे, सबके वहां जो मैं रहा वहां। उसके बाद एक दिन मैं वॉक करने सुबह जाता था, तो मैंने देखा कि कोई एक आता है और वो चाय और कुछ वो टोस्ट देता है। तो ये बेचारे जो वॉचमैन लिफ्टमैन होते हैं, वो, मैंने देखा यार इन बेचारों की 5-7 हजार रुपए की तनख्वाह है, और उसमें भी ये बेचारों को नाश्ता 10-15 रुपए का लेना पड़ता है। तो मैंने अपनी अहलिया को कहा कि यार चाय तो बनती है अपने यहाँ, रोटियां भी होती है, क्यों ना हम इनको दे दें, एक बेचारों का निकल जावे। तो मैंने वो वॉचमैन को बुलाया और मैंने कहा भाई देखो, मैं चाय बना के रख लेंगे, तुम वहां के ले जाना, और रोटियां। तो मेरे यहाँ से रोटी और चाय वो वॉचमैन, और सारे हिंदू थे, मैं तो अकेला मुसलमान वहां रहता था। मैं रहा 2 साल उस बिल्डिंग में। और अब मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं जा रहा था ना, बिल्डिंग का एक एक आदमी रो रहा था कि कौन जा रहा है हमारे यहां से। वो जो वॉचमैन और लिफ्टमैन है ना, आज मुझे छोड़े को उस बिल्डिंग को कम से कम 15 साल हो गए, आज भी सैल्यूट करते हैं, बोले साहब। तो तो ये किरदार कुछ नहीं किया मैंने। मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैंने वही किया जो मेरे आका ने मुझे बताया है। तो ये और करना पड़ेगा आपको। जफर साहब, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, जो सीरत है, उस पर अमल करना है, उस पर चलना है, लेकिन इसके बावजूद जो टारगेट किया जा रहा है, अब देखिए कि आज के दौर में नहीं, अब हिंदुस्तान मैं के आपको ऐड मुसलमानों को करता हूं टारगेट क्या। करने के नहीं, लिए औरंगजेब को बहाना बनाया जा रहा है, उनकी तारीख गलत पेश की जा रही है, फिल्में बनाई जा रही है, अब उस पर फसादात कराए जा रहे हैं, कब्र तोड़ने की बात की जा रही है। आखिर ये कम्युनिटी ऐसा क्यों कर रही है? हिंदुस्तान का आइन तो सुनिए, उनके हाँ, लिए भी है, कानून उनके लिए भी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये फिल्म है ना, 1 मिनट में मेरे आपके अच्छे अखलाक उसकी उसकी फिल्म की ऐसी की तैसी कर देंगे। जी, हम लोग पिछले साल तालीम और तरबियत का प्रोग्राम कर रहे थे केरला में। जी। हमने कोचीन में किया और कैलिकट में किया। उस वक्त ये केरला फाइल्स एक फिल्म बनी थी, अगर आपको याद हो। ये केरला केरला फाइल बहुत, हाँ, वो नया नया ताजा थी फिल्म। और तो कोर्ट ने बड़ा उसको एक्सपोज भी कर दिया उस फिल्म हाँ, को। बस एनीवे, वो चल रही थी और हमारा प्रोग्राम भी तभी वहां हुआ। उसमें ऑडियंस जो था मजमे में, मुसलमान थोड़े थे लेकिन बहुत गैर मुस्लिम थे, उसमें बच्चियां भी थी। तो जब मैं आया बात करने के लिए पहली बार, तो लड़कियों ने मुझे केरला फाइल्स के बारे में पूछा। तो मैंने वो बच्चियों को कहा कि अगर आप केरला फाइल्स फिल्म देखकर किसी मुसलमान पर अगर वो करते हो, इमेज बनाते हो, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग 2 दिन है ना यहाँ पर, भाई हमारे प्रोग्राम होंगे, वर्कशॉप होगी,
जाने के वक्त अपने बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने उन बच्चियों को कहा। हम पूरा दिन रहे वहाँ, वर्कशॉप हुई, बच्चियों को हमने जो हम 3 चीज़ें सिखाते हैं ना तालीम और तरबियत में, बेसिक फाइनेंस, कैपिटल मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबार कैसे करना। और हमारा कंडक्ट रहा, मेरे साथ और 2-3 मुसलमान भी थे। क्राउड जो था वो ज़्यादा नॉन मुस्लिम थे, ठीक है। जब 2 दिन हो गए और जब मैं जा रहा था और वो आए, तो मैंने उनको पूछा कि अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जफर सरेश वाला, दाढ़ी वाला, आपने 2 दिन देखा ना उसको, उसके साथ खाना पीना खाया आपने, उसके साथ इख्तिलात हुआ, आपने उसको कैसा पाया? और ये हम जो आपके साथ थे, बिल्कुल। आप नहीं मानेंगे, मेरे 2 दिन के जो मेरा जो कंडक्ट था, वो उनकी केरला फिल्म फाइल्स की फिल्म की ऐसी की तैसी हो गई मेरे 2 दिन के कंडक्ट में। वही बड़े बड़े पोस्टर की ऐसी की तैसी हो जाती थी। एक औरत ढालगढ़वाड़ जाकर मुसलमान से अपना सामान खरीद के आती थी, उनकी ऐसी की तैसी हो जाती थी। तो ये इनका इनका जितना प्रोपेगेंडा है ना, ये प्रोपेगेंडा एक आपके अखलाक की बुलंदगी, तो हमको ये करना पड़ेगा। हाँ देखिए, कुछ तो है, जैसे हमारे मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब तुम दीन की बात या सही बात जब करोगे तो 2 किस्म के लोग होंगे, एक सलीमुत्तबा लोग हैं जो जी। समझते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा तो हिंदुओं से इख्तिलात रात दिन होता है, इसलिए कि मैं तो बड़ा ही हूं, हम तो बड़े ही उनके साथ हुए हैं। दूसरा, जी। हमारा जो कारोबार है, हमारा माल जो आता है वो हिंदुओं से आता है, हमारे कारीगर हिंदू हैं, आगे माल हिंदुओं से जाता है, रात दिन उन्हीं के साथ होता है। तो अभी भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का ये सब चीजों में नहीं है। असल में क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेट होता है, ये जो है माइनॉरिटी, तो वो तो रहेंगे। तो मौलाना उमर साहब यूं कहते थे कि जब तुम बात करोगे तो एक जो है सलीमुत्तबा लोग हैं, वो बात को कबूल करेंगे, और एक जिद्दी और एनादी किस्म के लोग हैं जो तुम कोई भी बात करोगे नहीं मानेंगे। तो एक तबका ये रहेगा, वो तो हमारे अंदर भी है, हमारे यहाँ भी है एक तबका है, तो उनको छोड़ दो आप। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो आपकी बात को देखकर फौरन कहता है कि नहीं यार, ये इनकी बात में तो कुछ दम है, ये बात कह रहे हैं यार, इसको सोचना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं वो रहा उस बिल्डिंग में, आज भी मैं जहां रह रहा हूं, मैं अकेला मुसलमान हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत करते हैं ये लोग, क्योंकि बस हमारा जो जफर सरेश वाला साहब, आप बड़े मुसलमान हैं, आपके वजीर आजम से डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, डायरेक्ट एक्सेस है, तो आपको कैसे कुछ लोग कुछ बोल सकते हैं? लेकिन जो बात है आम मुसलमानों की, लोअर क्लास मुसलमानों की, मिडिल क्लास मुसलमानों की, जिनको कहीं पर पकड़ा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है, उनकी हत्या की जाती है, उनके घर को बुलडोज किया जाता है, सवाल उनके बिल्कुल, तरफ होता है। नहीं बड़े नहीं बिल्कुल, मुसलमान तो आज भी, अब मोदी साहब के बारे में मशहूर है ना कि मोहम्मद यूसुफ को गले लगाते हैं, यूसुफ तू मेरा दोस्त, इतना पुराना। तो पैसे वाले मुसलमान तो बड़े प्यारे हैं उनको, अरब के जितने मुसलमान आते हैं बड़े उनको प्यार हैं। अभी एक साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि बांग्लादेश की हसीना पीएम मोदी को पसंद है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई उनको पसंद नहीं है। तो सवाल ये कि जो मिडिल क्लास मुसलमान है, जो आम मुसलमान है, उनसे नफरत क्यों, नहीं उनके तो खिलाफ मैं, एजेंडा क्यों? ले सुनिए, मैं अभी बात ये कह रहा हूं कि मुसलमान जो है उसको अभी अभी है ना, ये फौरन नहीं होगा। जो 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 आपने बताया ये सब हाँ है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि घोड़े के चश्मे पहनकर अभी तो बस बोलते ना कुछ नहीं दिखता, मुझे तो यहां पहुंचना है। और हमारी तालीम कौन सी, जो मैं कह रहा हूं, यानी तालीम याफ्ता, यानी कौन सी तालीम, यानी हम लफ्ज आखिर हों, यानी हम संस्कृत पढ़ें, तो संस्कृत भी ऐसी पढ़ें कि कल हनुमान गढ़ी में वो मान साहब को कोई श्लोक समझ में नहीं आवे ना, तो बोले यार अहमदाबाद के अंदर अब्दुल सत्तार साहब है, उनको बुलाना पड़ेगा। ज्योग्राफी ऐसी पढ़ो कि लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड समझ में नहीं आया, बोले नहीं वो वहां गए बंबई में। यानी हमको इमाम बनना पड़ेगा, यानी तालीम वो पर लेवल भी की तो तालीम। प्रतिबंध लगाया जा रहा है ना, यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया। अब मदरसे की जो तालीम थी, एक आम मुसलमान बच्चा, गरीब बच्चा उमूमन मदरसा जाता है, तालीम हासिल करता है, वहां से शोर मिलता है, वो आगे जाता है। मैंने भी मदरसे से अपनी जिंदगी का, अपने कैरियर का आगाज किया। अब मदरसों को बंद किया जा रहा है, उत्तराखंड में दर्जनों मदरसे को बंद कर दिया गया, यूपी में बार बार नोटिस दिया जाता है कि प्राइवेट, मतलब जो मुसलमान अपने खर्च से, ज़कात की रकम से अपना मदरसा चला रहे हैं, इनसे ज़र्रा बराबर कोई मदद लिए बगैर, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं है, कह रहे मदरसे क्यों चलेंगे? तो कैसे देखिए उसका तालीम? रास्ता क्या है, उसका उसका तरीका क्या है। देखिए हमको है ना, हम मैंने कहा ना कि कुछ ये सियासी चीजें हैं सब, ये जो आपने बताई नहीं, ये सब सियासी बातें हैं।
तो अब उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारे अंदर में एक तबका ऐसा होना चाहिए मुसलमानों में, दानिश्वर, पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, उनका जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसके साथ एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग होना चाहिए, जो हमने किया था। जो मोदी साहब से मिलने की जो वजह थी वो यही थी कि भाई गुजरात में जो फसाद हुए थे, गुजरात में 55 लाख मुसलमान हैं, हम किससे बात करें? तो वो एक प्रोसेस हमने शुरू किया था और हम अपनी बातें रखते थे। 10 में से 5 चीजें नहीं होती थी, लेकिन 5 हो जाती थी। तो हमको ये हर जगह पर, चाहे उत्तराखंड में ऐसे मुसलमान हो, और देखो एक बात याद रखो, आखिर को ये आए हुकूमत करने, याद रखना एक बात, जी ये इनको ना हिंदुओं से मोहब्बत ना मुसलमानों से नफरत इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है टू रिमेन इन पावर। तो पावर में है, अच्छा हमारी पोजीशन तो ये है नहीं कि ना हम इसको हटा सकते हैं ना उसको ला सकते हैं। तो हमारा तो ये होना चाहिए कि जो हुकूमत में है हम उसके पास अपनी चीजें लेकर जाएं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, मसलन जी अभी मैं 2 महीने पहले शोलापुर गया था। शोलापुर एक इलाका है यहाँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वहां पर जी कुछ मुसलमानों ने शोलापुर एशियन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नाम का एक यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं। 150 एकड़ जमीन है। मैं गया था वहां पर, मुझे उन्होंने अपने इफ्तिताह के प्रोग्राम में बुलाया था। उसमें वो 150 एकड़ जो जमीन उनके पास है अभी कब्जे में, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें 50 एकड़ वहां के हिंदुओं ने दिए। और उनको उनको जहां भी कोई प्रॉब्लम आता था वो जाके, भाई जो हुकूमत किसकी है, उनकी सारी अप्रूवल ली उन्होंने। अभी ये मैं आपको बता रहा हूं, जी अंजुमन इस्लाम को लॉ कॉलेज कायम करनी थी। 3 एप्लीकेशन आई थी, एक अंजुमन की थी और 2 और भी लोग थे, लेकिन 3 को उन्होंने दिया। एक अंजुमन को फौरन हमने अप्रोच किया, हमने बात की कि भाई देखो यार, तो मतलब क्या है कि हमको जो गवर्नमेंट है, भाई योगी की गवर्नमेंट है ना, भाई चीफ मिनिस्टर योगी है, तो हम देखें भाई आप एक प्रोसेस तो डेवलप करें, क्यों नहीं करते हम? अपने तो डायलॉग की बात मुसलमानों का की एक जफर तबका साहब के मुसलमानों का हुकूमत के साथ डायलॉग होना चाहिए, एक तबका ऐसा बिल्कुल हो होना चाहिए। जो उन तक जाए, उनसे बातचीत करे। शुरू में जब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, हुकूमत बनी, तो 2-4 मीटिंग भी हुई, 1-2 मीटिंग को आपने भी लीड किया। अब ये सिलसिला क्यों बंद हो गया? इतने बड़े-बड़े मसाइल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम कंटिन्यू, तो डायलॉग का सिलसिला क्यों बंद हो गया? अब क्यों पीएम मोदी किसी मुसलमान से मुलाकात नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई ने क्यों मांगी नहीं, मैंने तो टाइम कहा नहीं दे रहे? मांगी नहीं। मैं तो अभी भी कहता हूं कि ये वक्फ के मामले में भी देखिए, वक्फ के मामले लेकिन में ये जो भी लीडर्स हैं हमारे, अरशद मदनी, महमूद मदनी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये लोग तो कह रहे हैं कि हमें मिलने का टाइम नहीं दिया जा रहा है। नहीं नहीं मांगा ही नहीं होगा, वरना उनके तो ताल्लुकात मेरे से ज्यादा है। जो नाम कि, लिया आपने, इन लोगों के तो ताल्लुकात मेरे से ज्यादा है भाई, वो तो रोज मिलते हैं। किनसे तो मिलते हैं कौम रोज? के मसले में क्यों नहीं मिलते? कौम के मसले में क्यों नहीं मिलते? ये देखिए, ये वक्त है कि आपको डायलॉग करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा जाकर, बिल्कुल। और सिर्फ नहीं, जो है, जो स्टेट में जो है, यानी ये नहीं भाई कलकत्ते में अगर है मुसलमान, बंगाल में, जी तो ममता की गवर्नमेंट है, उनसे हमारा प्रोसेस ऑफ डायलॉग होना चाहिए। अगर चेन्नई में कोई प्रॉब्लम है, तमिलनाडु में, तो डीएमके की गवर्नमेंट है, उसके साथ। तो मेरा तो ये है कि जहां पर भी जो हुकूमत है उसके साथ, और एक सेंट्रल लेवल पे भी हमारा एक तबका हो जो मुसलमानों के मसले को लेकर जाए, अपने पर्सनल नहीं, कौम के मसलों पर मिले, उनसे बात करें। तो ये हमको करना पड़ेगा पैरेलल। बिल्कुल। अब ये जो वक्फ का मसला है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जमीन है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान का मामला है। अब इसमें तरमीम करना, हिंदुओं को मेंबर बनाना या एक रास्ता खोल देना मस्जिद पर, मंदिर पर कब्जा करने का, ये कहाँ तक सही हो सकता है? तो इस तरह के जो इक़दामात थे, आपको नहीं लगता कि डायरेक्ट माइनॉरिटी को, मुसलमानों को अटैक किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है? देखो यार, वक़्फ़ में मौलाना आप खुद जानते हो, अभी ये तो अमेंडमेंट आएगा जब आएगा, अभी तो नहीं आया ना। आज बिल आ 75 चुका साल है। से जो वक़्फ़ है, अभी जी। अभी जो वक़्फ़ है 75 साल से, आप बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ, वक़्फ़ क्यों है? आप तो जानते हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा जब पहुंचने के बाद सबसे पहले जो 2 इदारे कायम किए, वो एक औकाफ था और एक बैतुल माल था, है ना? जी। और ये वो नबी जो दावत दे रहा है, करने धरने वाली जात अल्लाह की है, उसको क्या जरूरत थी ऐसा एक इदारा बनाने की जिसमें लोगों के अखराजात का ख्याल हो? आपने किया वो। तो ये औकाफ जो है ये तब से है, और उसका मकसद एक ही है कि भाई ये ताक़यामत है। और दूसरा, इसके अंदर से जो इनकम आएगी उससे यतीम, बेवा, गरीब, गुरबा, मसाकीन, ये इनके सबके
आप मुझे ईमानदारी से बताओ, जो औकाफ हैं अभी 5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है वक्फ की, ठीक है। आप मुझे बताओ, मेरा तो ये आज से नहीं, मैं तो 15 साल से कहता हूं कि अगर हमने अपने औकाफ के निजाम को सही किया होता ना, तो इस मुल्क में मुसलमान नहीं, हिंदू भी गरीब नहीं रहता। ये तो बहस अपनी जगह ये बिल्कुल हमारी, सही है। आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल एग्री कि नहीं मुसलमानों ने मैं अपने नहीं कह रहा, औकाफ के निजाम मैं को नहीं कह सही रहा, नहीं किया। एक मिनट, जी। ये सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में जस्टिस सच्चर ने लिखा है एक जगह पर 2007 में कि जो औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, ये 2007 जब तो मोदी या कोई नहीं थे ना, कांग्रेस की 2007 हुकूमत। में उन्होंने ये लिखा है कि ये जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, अगर इसको बराबर से मैनेज किया जावे तो कम से कम 10 से 12 हजार करोड़ की इनकम आनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर आती है 205 करोड़ की। तो वो कौन जिम्मेदार है बताइए उसमें? आप बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर सही से मैनेज किया जाता तो मुसलमानों की गुर्बत दूर होती, जो वक्फ का मकसद है वो पूरा हो जाता। लेकिन अब जो बिल आ रहा है, जो कानून बनने जा रहा है, वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी वही खत्म हो जाएगी। अभी तक था कि भाई इस्लाह नहीं हो सका, इसको करना है, कोशिश की जा रही थी, दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन अभी सारे दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। मस्जिद का मुतवल्ली अब एक गैर मुस्लिम होगा, कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब वो पहले वक्फ ट्रिब्यूनल था, आपने उसको खत्म कर दिया, डीएम के हाथ में पावर आ गया, डीएम ने जिसको कह दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है तो है, नहीं तो नहीं। तो जो लड़ाई अब शुरू हो रही है, घर घर इलाका इलाका तक के कब्रिस्तान है नहीं है, मस्जिद के नीचे शिवलिंग पाया गया, मंदिर का इसमें मलबा पाया जाता है, तो जो लड़ाई है, झगड़े का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो सिविल वार कहते हैं ना, उसके दरवाजे को खोला जा रहा है इस कानून के जरिए, इस बिल के जरिए। देखो, मैं तो अभी भी ये कहता हूं कि हमारे जो दानिश्वर हैं, जो नाम लिए था आपने, इन जी। लोगों को प्राइम मिनिस्टर से और जो गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शनरी हैं उनसे अपनी बात करनी चाहिए, यानी ये चालू होना ही चाहिए, रखें ये सब बातें। और देखिए, जैसा आपने कहा ना कि ट्राइब्यूनल की जगह डीएम आएगा, वो एक ही बात है मेरे नजदीक। ट्राइब्यूनल कौन है? अरे मुझे आप एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड जो है, देखो एक ही बात है, वक्फ बोर्ड यानी क्या आप मुझे बताओ? वो मुसलमान जो किसी काम के नहीं है ना, जो ना असेंबली में जा सकते हैं, ना पार्लियामेंट में जा सकते हैं, ना काउंसिल में जा सकते हैं। अब वो मुसलमान है, इनकी पार्टी के जो पार्टियां हैं, अब बोले उसको कहां डालो, तो बोले भेज दो उसको वक्फ में। अब आप बताइए, वक्फ में वो लोग बैठे हैं, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को वो संभाल रहे हैं जिन्होंने कभी 10 लाख की प्रॉपर्टी नहीं ली। तो कयामत तो आने ही वाली है। तो अभी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। मेंबर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। वो आप बताओ ना, वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, उसकी हैसियत है कि गवर्नमेंट के खिलाफ एक आवाज करे? वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन होता है? वो आईएएस ऑफिसर होता है। अच्छा, वक्फ बोर्ड की आप जो ट्राइब्यूनल बोलते हो, वो ट्राइब्यूनल होती किसकी है? वो ट्राइब्यूनल जो है, वो स्टेट जो होता है, वो लॉ डिपार्टमेंट के अंडर में होती है। तो उसकी जगह डीएम आएगा। वो तो एक ही बात है, कोई चेंज नहीं होने वाला, एक ही बात है। और आज की तारीख में आप देखो ना, 10,000 से ज्यादा केस हैं रजिस्टर्ड वक्फ के अंदर, वो तो मुसलमानों ने किए हैं। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि भाई, अभी भी हमारा कोई भी मसला हो, आप प्राइम मिनिस्टर से या जो इनके फंक्शनरी हैं गवर्नमेंट के, उनसे जाकर मिलें और अपनी बात को रखें। अब बिल्कुल इसलिए मैं देखिए, इस बात ये से एग्री जुलूस, करूंगा, जफर साहब के हुकूमत के पास जाना चाहिए, डायलॉग का सिलसिला शुरू होना चाहिए। आपने कई मरतबा इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया है, आपके हुकूमत के अफराद से भी ताल्लुकात हैं, जो मुस्लिम रहनुमा हैं उनसे भी आपके गहरे और अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं इस बात को जानता हूं। तो आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? इस तरह की कोई कोशिश आप क्यों नहीं कर रहे कि इनको आपस में मिलाया जाए, डायलॉग का सिलसिला शुरू हो, मैं तो बातचीत? देखिए, मैं तो तैयार हूं बिल्कुल। इसलिए क्या, हमने तो इसीलिए किया था, जो मोदी साहब से ताल्लुक जो बना और जो और किया। देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने इनसे बहुत सारे काम करवाए मुसलमानों के, खासतौर से तालीम के और कारोबार के मामले में, एजुकेशन में, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अभी जो मैं तालीम और तरबियत के प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखिए, है, मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्टफुली काम करना पड़ता है। अभी हमने 3 हफ्ते पहले तालीम और तरबियत का प्रोग्राम किया मानेसर में, एमईटी यूनिवर्सिटी। सुनिए, हो गया, सब हो गया। तो आपको ताज्जुब होगा, वहां से आया कि यार, ये तालीम और तरबियत तो बहुत इस्लामिक नाम है। तो मैंने कहा भाई, इसमें व्हाट इज इस्लामिक अबाउट तालीम? अब वो नुक्ते वुक्ते हमने डाले थे लिखने में। मैंने कहा भाई, तालीम तो हिंदी वर्ड है, तरबियत तो वो हुआ।
फिर जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि ये यूनिवर्सिटी से बहुत करीब में मेवात का इलाका है, और मेवात बिल्कुल बिछड़ा, आप जानते हैं। और अब तो मेवात बहुत और भी चीजों में नाम आता है मेवात का, ये सारे बहुत सारी चीजों में। जी। तो मुझे लगा कि यार ये मेवात के बच्चों को कम से कम बुलाएं तो सही, ये यूनिवर्सिटी में आए देखें। तो यूनिवर्सिटी के तो बच्चे थे ही, कम से कम ये आएंगे यहाँ पर। तो आप नहीं मानेंगे, जब मैंने वहां बात की यूनिवर्सिटी के लोगों से, तो उन्होंने कहा अरे मेवात, मेवात नाम सुन के डर गए। अरे फिर उनकी एक जो है ना, वो बेचारे वहां तो नहीं बोल सके, मुझे प्राइवेट में फोन किया, जफर साहब आप तो जानते हैं वी आर अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सब मुसलमान इतना आ जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बोलते हैं ना, टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जी। उस वक्त कुछ नहीं कहा। वो रोज मुझे नाम मांगते थे, मैं नहीं देता था। और मैंने तय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बस का इंतजाम किया, बसों का। 390 बच्चे मेवात से आए, उसमें दाढ़ी टोपी, और 250 बच्चियां थी। ठीक है, आए। अब जब आ गए तो जाहिर है ना, अब आ गए तो आप क्या कर सकते हो। बहरहाल देखिए, अब मैं आपको जो एक और बात कहना चाहता हूँ, वो आए, बहुत अच्छा रहा पूरा दिन वहां, ये सारा सीखा हुनर, औरतों का जो हुनर का भी प्रोग्राम था। बाद में मालूम है मुझे वाइस चांसलर ने क्या कहा, बोले जफर भाई हैट्स ऑफ टू यू, बोले द मोस्ट वेल बिहेव्ड अमंग्स ऑल द किड्स वेर ये मेवात वाले थे। वो जो मुसलमान बच्चे जिनके बारे में डर था कि पता नहीं ये आएंगे क्या होगा, बोले द मोस्ट वेल बिहेव्ड वेर देम। तो अब आप बताइए, ये हम जो प्रोग्राम करते हैं क्या बगैर इनकी छत्र छाया के हो सकता है? इसलिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम आई थी फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टीम आई थी कैपिटल मार्केट सिखाने, सीडीएसएल जो है सेंट्रल डिपॉजिटरीज आए थे डिपॉजिटरी को बताने के लिए, टाई के लोग आए थे ये बताने के लिए कारोबार कैसे करना। तो क्या भेजा इन्होंने, जबकि मालूम था कि मुसलमान बच्चों का बड़ा फायदा है इसमें। तो मैं ये कहता हूं कि भाई देखो, हमको वो करना है। हमको बोलते हैं ना, अभी है ना, ये सियासत अपना सब्जेक्ट नहीं है अभी। हम ना किसी को ला सकते हैं ना हटा सकते हैं, इसलिए अभी उससे हम थोड़ा साइड पे करना है, और हम कौम को तैयार करें तालीम पर, और उसमें टैक्टफुली करना पड़ेगा। हाँ, हालात आएंगे। अब देखिए, ये आपके सामने बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ। बिल्कुल ज़फ़र सरेश वाला साहब, आपका सजेशन सही, मुसलमान कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी करने नहीं दिया जा रहा ना। जो कोई करता है, उस पर ईडी की रेड, एजेंसियों की रेड, रुकावटें खड़ी करना, तो जब तक एक पीसफुल माहौल नहीं मिलेगा। अब अभी देखिए 2 वीडियो वायरल हुई। मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे नमाज अदा कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनको सस्पेंड किया गया, एक्शन लिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धूमधाम से होली मनाई गई, सबने जश्न मनाया, इस्तकबाल किया। तो ये जो दो आंखें हैं, दो नजरिया से इस पर एतराज है कि हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, दोनों बराबर के शहरी है। अब एक को आप पूजा करने की इजाजत दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में, मुसलमानों का पूजा करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, ये क्यों? सवाल इसका है। जब तक आप देखिए, ये अब माहौल नहीं एमआई करेंगे जो बिल्कुल। आपने जो मेरठ की यूनिवर्सिटी का कहा, देखिए हमने अभी मैं हम लोग यहाँ थे कहाँ, एमईटी यूनिवर्सिटी में, मानेसर में। वहां तो दूर दूर तक कोई मुसलमान नहीं था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 नमाजें पढ़ी। तो हमने देखिए वो जफर साहब, आप सुनिए, तो आरएसएस के नहीं हेडक्वार्टर नहीं, में भी नमाज पढ़ के आ चुके हैं। आपने नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर में भी नमाज अदा की है, लेकिन तो मसला तरीके दूसरा। सुनिए ना, मैं खाली इतना फर्क है। हमने इजाजत ली, हमने कहा भाई देखो यार हमको नमाज हाँ, जब देखिए यूं ही मैं पढ़ लेता, मैंने इजाजत ली कि भाई ये देखो ये हमको नमाज पढ़नी है, तो उन्होंने एक कमरा करके दे दिया। ये बच्चे भी क्या करते हैं, जो मेरठ की यूनिवर्सिटी के, वो वाइस चांसलर से बात करते हैं कि भाई हमको ये नमाज पढ़नी, आप इनको बताओ। भी वार्डन ने, जो लोकल इंचार्ज है वार्डन वगैरह हॉस्टल का, उस सबने इजाजत दी थी, परमिशन दी थी। अब नमाज पढ़ने की भी परमिशन सीधे वाइस चांसलर से ली जाएगी। नमाज दिन में 5 नहीं मरतबा नहीं यार, पढ़। वाइस चांसलर नहीं, जो भी वहां का जो हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो उससे वार्डन इजाजत वगैरह लेनी। सबसे इन्होंने परमिशन लिया था, इजाजत दी थी। इसी वजह से सिर्फ स्टूडेंट्स के खिलाफ वहां एक्शन नहीं हुआ, बल्कि जो वार्डन है, जो दूसरे जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। तो सवाल यही है कि तो आप। मैं देखिए, उसका उसका ये है तरीका, मैं ये है, ये मसला आप जो कह रहे हो ना, है बिल्कुल है। लेकिन उसको बोलते ना, कोई निकालना तो पड़ेगा रास्ता। जी। इसलिए कि उसका इन्हें भाई इनसे बात करके देखो, हम ये मुसलमान बच्चे हैं, क्या आप बताइए कहां जाएंगे? भाई नमाज पढ़नी, हमको नमाज तो कोई हाल में हम छोड़ नहीं सकते।
हवाई जहाज में भी पढ़ते हैं हम, और ट्रेन में भी पढ़ते हैं, जहाज में, सब जगह पे। आप बताइए कि हम कैसे करें, तो रास्ता निकल सकता है। देखिए, हमको है ना इस तरह से अब अपनी टैक्ट को बदलना पड़ेगा। पहले हम कहीं भी पढ़ लेते थे, मैं भी कहीं भी पढ़ लेता था, डाल देता था। अब है ना, मैं देखता हूं कि भाई कोई कॉर्नर है, या पूछ लेते हैं। जैसे मैंने नागपुर में जो पढ़ी नमाज आरएसएस के हेडक्वार्टर में, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे नमाज पढ़नी है, कोई आसपास में मस्जिद है? तो बोले नहीं नहीं, यहाँ पढ़ लो। मैंने कहा यहाँ पढ़ सकता हूँ? बोले अरे व्हाइट कपड़ा बिछा दिया उन्होंने। हालांकि और अगर मैं उनकी इजाजत के बगैर पढ़ लेता तो मसला होता। मैंने उनको कहा कि भाई मुझे पढ़नी है। तो अब हमको थोड़ा अपना, बोलते हैं ना, तरीके कार को बदलना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना मर्दुम सनाशी, मौका सनाशी। ये हमने तबलीग में सीखा। इसलिए मैं तो लोगों को कहता हूँ चिल्ले में जाओ, मौका सनाशी। भाई हर जगह पे एक बात नहीं कर सकते, नहीं, आपको बदलना वही पड़ेगा। वही उनका डबल कैरेक्टर है। अपने हेडक्वार्टर में आप वीआईपी हैं तो आपको कह रहे हैं कि पढ़िए ताकि अच्छा मैसेज जाए, लेकिन दूसरी तरफ एक आम मुसलमान अब अस्पताल में किनारे नमाज पढ़ रहा है, किसी को डिस्टरबेंस नहीं। उसने किसी ने उसकी वीडियो बना डाली, कोई मेट्रो स्टेशन हाँ, पर, रेलवे स्टेशन पर किनारे में नमाज अदा कर रहा है, उसकी वीडियो बना दी गई, उसको वायरल कर दिया गया, उसके खिलाफ एक्शन, एफआईआर। तो सवाल इस पर है कि आप इतना क्यों कर, आप होली खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, सड़कों को जाम करते हैं, जुमा की नमाज में गली की जो सड़क होती है उस पर किसी ने 2 मिनट के लिए नमाज अदा कर ली, उस पर हंगामा, उस पर इतराज। खैर, जफर सरेश वाला साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको लेकर के मुसलमानों में बहुत ज्यादा बेचैनी है, लीडर्स में और ज्यादा बेचैनी है। जंतर मंतर पर अभी 2 दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक एहतजाज भी किया। तो आपको क्या लगता है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो तरीक़ेकार है इस बिल को रोकने के लिए, इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए, सही है? क्या करने की जरूरत है? देखिए, इश्तियाल से कोई काम नहीं बनेगा। मैं ये तजुर्बे पे पहुंचा हूं, हमने ये सब कुछ कर लिया है। देखिए, आप जितना इश्तियाल दिखाएंगे आपका, तो वो सूट करता है उनको, याद रखना। बिल्कुल। इसलिए आप जो जवाब, मुझे एक इंटरव्यू में पूछा एक नेशनल टेलीविजन में, यही जो हालात जो आपने बताए ना, उसने मुझे कहा, पूछा कि भाई मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा मुसलमानों को खामोशी। तो उसने मुझे ये कहा कि आप तो इन्हें कौम को वेजिटेबल बनाना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, जवाब नहीं देना भी जवाब होता है। जरूरी नहीं है हर बात का हम जवाब दें, हम अपना जो काम करते हैं वो करते रहें। तो ये मेरी बात जो दिखी होगी, तो सलीम साहब सुन रहे थे, सलीम खान, जी। सलमान खान के वालिद। तो अच्छा। दूसरे दिन सुबह में मुझे कहने लगे, यार तुमने बहुत कमाल की बात की कल टीवी पे। मैंने कहा क्यों? बोले भाई ये तो ऐसा हुआ कि शोले में अगर गब्बर सिंह ही नहीं है तो जय और वीरू करेंगे क्या? तो फिल्म ही बंद हो जाएगी। आप विलन बन रहे हो, आप अगर हट जाते हो ना तो ये फिल्म बंद हो जाएगी। तो कई मर्तबा आप जो आते हो ना सामने, जो भी इश्तिया, जी। जो भी, मैं सही गलत पे नहीं कह रहा, वो एक, उनको एक विलन चाहिए सामने। जिस दिन आप हट गए ना साइड में से, हाँ, और उसका तरीक़ाकार मेरे हिसाब, पता नहीं मैं सही हूं गलत हूं, मैं अगर हूं तो मैं, क्योंकि देखिए वो जितने लोग थे वहां जंतर मंतर में, ज्यादातर वो लोग थे जो हिंदुस्तान की हुकूमत के टॉप मोस्ट लोगों को आराम से मिलते हैं, तो आराम से बहुत मिलते हैं। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, बहुत बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि नहीं, मैं हिंदुस्तान। दावा भी नहीं कर रहा, मैं इल्जाम भी नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उनके ताल्लुकात हैं और वो आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। तो जब उनके ताल्लुकात है, आराम से बैठकर बात वो कर सकते हैं, उनकी बातचीत होती भी होगी किसी और मसले पर, तो फिर क्यों बात नहीं कर रहे, कौम को क्यों नहीं बता रहे? तो उनको करनी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि देखिए, ये पॉलिटिकल मसला है, उनको हो सकता है कि आपके वक़्फ के मामले में 10 चीजों में हो सकता है 5 नहीं हो, या 5 तो एक्सेप्ट करेंगे, या कम से कम, देखिए, मुझे एक बात किसी ने कही थी, मैंने कही थी, मैं इजराइल गया था और फलस्तीन 2018 में। तो जी। वहां अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फलस्तीन भी जाना हुआ, इजराइल में भी मैं रहा, और वहां के इजराइल के जो मुसलमान हैं उनसे भी मेरा इख्तिलात हुआ, उलमाओं से भी हुआ, दोनों तरफ, इजराइल में भी और वहां भी यहूदियों से हुआ। आखिरी दिन मुझे इजराइल के जो मुसलमान हैं, मोहम्मद, उन्होंने मुझे दावत मेरे लिए दी। उसमें इजराइल का जो औकाफ थे, इजराइल में भी औकाफ है, उसके जी। चेयरमैन थे, और औकाफ है। वहां के जो, तो उन लोगों ने मेरी दावत की। तो आखिर में मुझे कहा कि मिस्टर जफर, व्हाट यू थिंक वी शुड डू? तो मेरे जहन में एक ऐसे ही बात आ गई। जी। मैंने कहा कि इज नेतन्याहू योर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो? तो बोले यस।
ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू मीट हिम। मैंने कहा ही इज योर प्राइम मिनिस्टर, एटलीस्ट मे बी नथिंग विल हैपन, बट जी, एटलीस्ट व्हेन ही यू गो एंड टॉक टू हिम, बोलते ना आंखों से आंखें मिलेंगी और जी। कुछ तो असर होगा। तो मुझे बाद में कहने लगे ये बात हमको किसी ने कही नहीं कभी भी। और अल्लाह गवाह है, मेरे जाने के 3-4 महीने के बाद एक वफ्द गया नेतन्याहू से मिला, बोले ये हमने कभी किया ही नहीं था। तो मतलब क्या होता है कि कई मरतबा हो सकता है कोई बात नहीं हो, आपकी कोई बात का अमल ना हो, लेकिन कम से कम आपके बात करने से उनको यह पता चलेगा कि हमारे अंदर में क्या है। तो मिलना तो बहुत जरूरी, अपनी बात तो करनी चाहिए। और पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जो लोग वहां बैठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही काबिल लोग हैं सारे, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने तो इस बिल्कुल। तरह का सवाल कई मर्तबा किया भी इन रहनुमाओं से, तो उन्होंने कहा कि बातचीत उनसे की जाती है जहां दरवाजे बंद नहीं होते हैं, जो बात सुनने को तैयार होते हैं। ये हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं। जैसे कांग्रेस की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर से या कांग्रेस के सदर से, टॉप लीडर से मुलाकात का सिलसिला हमेशा जारी रहता था। तमाम लोग जाकर के मिलते थे, पब्लिक में उनकी तस्वीरें आती थी। अब आप कह रहे हैं कि लोग मिलते हैं, लेकिन पर्सनल कामों के लिए या पब्लिक में लोग नहीं मिलते। तो इन लोगों का ये जवाब होता है कि वो सुनना ही नहीं चाहते। तो जो पहले से फैसला कर चुका हो, तय कर चुका हो, जब वो सुनना नहीं चाहता तो क्यों मिले। जैसे वक्त पर जेपीसी बनी, अब इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि जेपीसी का मतलब था कि आप अपोजिशन की राय को भी लीजिए। आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, दूसरे स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन आपने जब फाइनल रिपोर्ट तैयार किया तो सबको आपने खारिज कर दिया। बीजेपी के लोगों ने जो सजेशन दिया उसको सिर्फ उसमें शामिल किया गया। तो वन साइडेड हो रहा है, दिखावा हो रहा है, सीरियस नहीं लिया जा रहा। देखिए वो अलग बात है, वो अलग, मैं तो उसके बाद की बात कर रहा हूं। वो जो जेपीसी के सामने बात रखना वो सब अपनी जगह पर है। हम्म, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, उनसे मिलकर अपनी बात भी रखो तो सही कम से कम। वो आपने पहले से क्यों ये तय कर लिया कि वो तो सुनेंगे ही नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी सुनती थी लेकिन करती कुछ नहीं थी। वो सुनती थी, बुलाते ये थे, हमने आपने देखा सही है उनका, कहा वैसे कांग्रेस के हमने बारे में। देखा है भाई, बुलाते थे, चाय भी पिलाते थे, लेकिन करते कुछ नहीं थे। तो इनसे बात क्यों नहीं करें हम? कम से कम ये तो करें, अपनी बात तो रखें इनके सामने। आपको क्या लगता है, तो जो हमारे लीडर्स है, ये क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों इनसे मुलाकात नहीं कर रहे? पता नहीं, यानी एक किसी जमाने में मैंने एक लीडर को कहा कि यार आप मिलिए, भैया अभी बनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, जब बनने वाले थे। अरे हम्म, बोले नहीं नहीं यार, बोले आप, मेरे को आज कौम मालूम है ना, एक मोदी से मिलने में मीर जाफर से लेके कौन सा इल्काब है जो मुझे नहीं दिया, जी। कौन सा इल्काब बाकी है। अब यानी मुल्क के वजीर आजम से कौम की बात करने के लिए अभी अगर जाए और आदमी डरता है कि मुझ पर कोई लेबल लग जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे एक लॉर्ड आदम पटेल हुआ करते थे, अगर आप इंग्लैंड में, ये ना हमारे लॉर्ड स्वराज पॉल वगैरह तो बहुत बाद में बने थे, लॉर्ड आदम पटेल सबसे पहले थे, लॉर्ड बने थे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, और वो ओरिजिनली हमारे भरूच के थे। और वो हमेशा उन्होंने आना जाना रखा था, हर साल आते थे। और जो एंटी मोदी ब्रिगेड थी हमारी, जिसमें हमने मोदी साहब के खिलाफ जो सारा उस जमाने में किया था, तो उसके हमारे वो मेंटोर थे। जी। लेकिन जब हम मिले और ये, तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो तुम इंग्लैंड में हो, मुझे तो हिंदुस्तान में रहना है, तो वो चीफ मिनिस्टर है, हम अगर उनसे नहीं बात करेंगे तो किससे करेंगे। तो लेकिन वो आते जाते थे, मुझे अभी तक याद है 2012 में वो आए थे। तो मैंने कहा कि आदम भाई आपको मिलना चाहिए मोदी साहब को, इसलिए क्या वो ये ना ऑलमोस्ट के ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं 1 साल में। तो आदम भाई के और भी लोग थे, तो मैंने आदम भाई को बोला कि आदम भाई आपको मिलना चाहिए। तो उन्होंने राय ली अपने लोगों से, तो सारे जो लोग थे वहां भरूच के, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मत मिलना, लाहौल वाला कुवत, लाहौल वाला कुवत, और क्या क्या बोले, ये क्या है, आप कैसे मिल सकते हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा देखिए लॉर्ड आदम, अगर आपको मुसलमानों के मसले हल करने हैं, इसलिए कि आप एक पोजीशन पे हो ना, आप लॉर्ड हो, एक आपका मकाम है, और मोदी कल को प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो अगर आप मिलते हो तो 2 बातें कल को कह सकोगे, अल्लाह ने आपको वो मकाम दिया है। तो मैंने कहा कि लॉर्ड आदम, अगर आपको मुसलमानों के मसले हल करने हैं या उनकी खैर ख्वाही है तो आप मिलिए, लोगों की परवाह मत कीजिए। लेकिन अगर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना है तो मत मिलिए, इसलिए कि जिस दिन आप मिलोगे आप पर भी मीर जाफर से लेके बिक गया और क्या क्या इल्काब लग जाएंगे। तो उन्होंने, वो एक सियासी आदमी थे जबरदस्त, लॉर्ड
ये जैक स्ट्रॉ जो था फॉरेन मिनिस्टर, उसके खास जी। एडवाइजर थे और खूब सियासत देखी थी। उन्होंने वहीं मुझे कहा नहीं जफर मिलना चाहिए, लगाओ फोन। तो मैंने वहीं से मोदी साहब को फोन लगाया और मैंने कहा कि लॉर्ड आदम आपसे मिलना चाहते हैं। तो सामने से मुझे कहा कब आना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर गया लॉर्ड आदम को, मोदी साहब ने रेड कारपेट बिछाया उनके लिए और बाहर उनको लेने आए और पूरी खुल के बात की। और बाद में भी लॉर्ड आदम ने उनको दावत दी कि जब इंग्लैंड आओगे तो मेरे घर पे आओगे, लेकिन जब मोदी साहब गए तो उनका इंतकाल हो चुका था 2019 में। लेकिन अब सुनिए, जैसे लॉर्ड आदम पटेल मिले उनके ऊपर भी इल्काब लग गए कि ये तो आदमी बिक गया है, संघी है और पता नहीं क्या है, मीर जाफर क्या क्या उनके ऊपर भी लगा दिए। तो हमारा एक मसला ये भी है, अरे भाई हुकूमत मोदी की है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, अगर मुसलमानों का मसला आप मोदी या अमित शाह से बात नहीं करोगे तो क्या मोहम्मद यूनुस से करोगे या शहबाज शरीफ से करोगे? सीधी बात है। जफर सरेशवाला साहब, आपकी हाल फिलहाल में इधर कोई मुलाकात हुई है पीएम मोदी से या नहीं, किसी मेरी हुकूमत? बातचीत ना होती ही रहती है, मैं उनके लोगों से मिलता रहता हूँ। और अब चूंकि मेरा अपना कोई जाति तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए कोई ये वो नहीं ऐसा रहता। लग रहा है कि जैसे शुरू के दिनों में पीएम मोदी मुसलमानों के मुद्दे पर बोलते भी थे, कई मर्तबा उन्होंने बयान भी दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इधर इस तीसरे टर्म में कह लीजिए या कह लीजिए दूसरे टर्म के आखिर से ही उन्होंने बिल्कुल मुसलमानों के मुद्दों को सीरियस लेना बंद कर दिया। स्टेट का चीफ मिनिस्टर कुछ भी बोलता जा रहा है, योगी कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कठमुल्ला बोल रहे हैं उर्दू पर, असम का चीफ मिनिस्टर कुछ भी बोलता जा रहा है और कोई गाइडलाइंस नहीं तय की जाती, इनके खिलाफ भी कोई बयान नहीं। शुरू में जब बहुत ज्यादा मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आ रहे थे तो उस पर भी पीएम मोदी का एक बयान सामने आया था जिसको लोगों ने कहा कि चलो मोदी ने कुछ तो कहा, लेकिन अब कुछ भी नहीं, मतलब मुकम्मल खामोशी, नहीं मुकम्मल देखिए, सुकूत, सब कुछ होता जा रहा है। नहीं अब आप बताइए, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से मेरी बहुत लंबी मुलाकात हुई थी। मैंने उनको जो बोला है ना, आप सोच भी नहीं सकते, बंद कमरे में क्या बोला सुनी आपने मेरी उनको? बातें उन्होंने। तो मैं योगी साहब से भी मिला था, उनसे भी मैंने अपनी बात की। तो मैं क्या कहता हूं कि हमको अपना जो प्रोसेस ऑफ डायलॉग है ना, वो रखना चाहिए। और अभी हमको लिमिट रखनी चाहिए कि हमको अभी तालीम या जो हमारे जो मेन इश्यूज हैं कि जिसमें हम कौम को कारोबार, तालीम, एंटरप्रेन्योरशिप, इस मुद्दों को लेकर चीफ मिनिस्टर से या जो भी हो फंक्शनरी, उनसे हम मिलते रहें और एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग हो, मिलते रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है चलो नहीं हुआ दोबारा शुरू करो। हम, हो सकता है उनकी तरफ से नहीं है, हम अपनी तरफ से पहल करें, लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि आप आइसोलेशन में रहो, हम अपने काम करते रहें। जैसे गुजरात में मुसलमानों ने जो स्कूलें बनाई, हॉस्पिटलें बनाई हैं, ये जो कॉलेजेस बनाई, हुकूमत से कोई मदद नहीं ली। जो रीबिल्ड हुआ, जो लोगों ने अपने कारोबार फिर से खड़े किए, तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं लिया, हमको भी कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। अल्लाह का नाम लेके फिर से खड़े हो गए कि नहीं भाई, जो अल्लाह के यहां से गिर गए थे वही खुदा हमको खड़ा करेगा, और अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। हाँ, और हमने इनसे क्या किया कि भाई हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपको, आप हमको लॉजिस्टिक सपोर्ट दो। तभी हम ये तालीम और तरबियत के मैं प्रोग्राम करता हूँ। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 से ज्यादा बच्चे उसमें गए, तो उसमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं ये तालीम के मामले में। तो हम कम से कम कहीं बोलते नहीं, कोई तो शुरुआत करें। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है, लगातार मस्जिदों पर कब्जा, मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करना, जगह जगह फसाद कराना, नए इश्यूज क्रिएट करना, जब तक पीसफुल माहौल नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा कि आप अमन के साथ रह रहे हैं, तब तक कैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा? इस वक्त देश का जो मुसलमान है वो डर में है, खौफ में, कभी भी किसी की मॉब लिंचिंग हो सकती है, किसी को मारा जा सकता है और जंगल राज जैसा हो गया। कोई भी उठ करके आता है, किसी मुसलमान को पकड़ के मारना शुरू कर देता है। तो ये जो जंगल राज है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस जंगल राज को रोका जाए, आईन पर सबको अमल करने के लिए कहा जाए? और बदनामी मुसलमानों की नहीं, हिंदुस्तान की हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, यानी ये तो अखबारों की, पूरी दुनिया की सुर्खियों में आता है। लेकिन मेरा क्या है कि वही जो मैंने जो शुरू में कहा ना कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हम कम से कम अभी है ना सिलेक्ट करें। बोलते हैं ना, घर की जो औरत होती है ना, उससे हम सीखें कि भाई मियाँ पहले 20,000 रुपए लेके आता था तो वो अपने अखराजात को उस तरह से करती थी। अब भाई तनख्वाह 12,000 रुपए हो गई है, तब उसको मालूम है कि ये 12,000 को कैसे एडजस्ट करना। तो मैं समझता हूं कि हमको भी उस तरह से कि भाई अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि भाई पहले क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, और
हम कान खुले रखें, आंखें खुली रखें, और जो हम कर सकते हैं अपने तौर पर। देखिए, आपने जो बातें की ये वो हैं कि जो मैं बगैर उनके मैं नहीं कर सकता। तो कम से कम मैं ये कहता हूं कि जो हम खुद कर सकते हैं, जिसमें हमें किसी की जरूरत नहीं है, कम से कम हम वो शुरू तो कर दें। बिल्कुल। ये है मेरा। तो बहुत शुक्रिया ज़फ़र सरेशवाला साहब, कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और आपका साफ लफ्ज़ों में यही कहना है कि मुस्लिम कौम को फ़िलहाल तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, सियासत से दूर रहने की ज़रूरत है और जब तक तालीम में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं सब्र उसको करने की ज़रूरत है, हौसला रखने की ज़रूरत है और सब्र से, हौसला से, हिकमत अमली से ही आगे बढ़ा जा सकता है। काम उनका है, ज़िम्मेदारी उनकी है, लॉ एंड ऑर्डर को नाफ़िज़ करना, कानून को बेहतर बनाना और वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाना ज़रूरी है, उनसे पूछना ज़रूरी है कि क्यों जंगल राज को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी। बस देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि अगर ये हो गया ना तो एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। अगर कौम तालीम याफ्ता हो गई ना तो हमारे ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी खत्म, बहुत सारे मसले अपने आप हल हो जाएंगे। और कौन सी तालीम? मैं जो तालीम की बात करता हूं वो लफ्ज जी, आखिर। यानी मेरे पास मदरसे के जो बच्चे आते हैं ना, मैं उनको भी बोलता हूँ कि ठीक है तुम मदरसे में पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन खाली मौलवी बन के बाहर मत निकलना। तशख्खुस करके निकलना हदीस पे, कुरान पे, या इफ्ता पे, या फिर इन्हें कज़ा करके निकलना। ये खाली मौलवी का थप्पा लेके नहीं होगा। तो जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन लफ्ज आखिर तक। बस ये है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। आप सबको कैसी लगी हमारी गुफ्तगू? आप सबकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया ज़फ़र सरेशवाला साहब, आपने वक़्त दिया और बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। फिर मुलाकात होगी, अपना ख़्याल रखिए। मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीके से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।